देखिए हम सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। क्या होता है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास तो हम ये कहेंगे कि बाई वर्ड इसका मीनिंग ये हो गया कि आपके पास कोई भी एक एटम हो, कोई भी एक उस एटम का जितना मास होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे उसको? लेकिन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो अब एक एटम का जो मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। लेकिन एक एटम इतना स्मॉल है कि उसका डायरेक्ट मास हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, तो एटम का मास कैसे निकाला जाए? हम वहाँ पे क्या करते हैं? हम वहाँ पर रिलेटिव मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेटिव मास। अब देखें रिलेटिव मास क्या होता है। सपोज हम कहते हैं कि आपको दुकान पे जाना है, दुकान से आपको क्या लाना है? आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक, शॉप से आपको मैं कहता हूँ कि आप क्या ले आओ? 1 kg शुगर ले आओ। क्या ले आओ? 1 kg शुगर। अब 1 kg शुगर अगर लेनी है, लेकिन उसके पास सिंपल तराजू है। क्या है? जो वेट बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वेट बॉक्स नहीं, उसके पास जो आधा kg वाला स्टोन है। क्या है? आधा kg वाला स्टोन। अब आधा kg वाले स्टोन से आपको 1 kg शुगर कैसे देगा? कैसे देगा वो? बताओ शाबाश। ठीक, कैसे करेगा? पहले वो ये आपके पास तराजू है, ये वाला, ठीक, ये इसको हम ऐसे कहते हैं, ये वाला तराजू है, यहाँ उसका ये बैलेंसिंग होता है, ये वाला, ये वाला, ये, ठीक। इस तरफ उसने क्या रखा? 1/2 kg वाला स्टोन रखा। तो पहले आप क्या करोगे? शाबाश, शुगर ना मेरे को जब बराबर कर ली तो इसके अंदर शुगर अब कितनी हो गई? शाबाश, आधा किलो। फिर यहाँ से ये वाला जो स्टोन है वो यहाँ कहाँ ले जाएगा? ये आधा किलो वाला यहाँ। अब बताओ इस के अंदर क्या आ गया है? आधा kg शुगर पहले है, प्लस आधा kg क्या आ गया? अब कितना हो गया? 1 kg। तो अब यहाँ पे जो वेट करेगा वो कौन सी शुगर, कितनी वेट आएगी? बराबर 1 kg। क्या आएगी? 1 kg। अब ये उसने जो मास निकाला नहीं, ये रिलेट करके निकाला है। क्या निकाला उसने? रिलेट करके निकाला। अब हम क्या करते हैं कि किसी भी एटम का जो मास है ना, वो मास कैसे निकालते हैं? वो हम रिलेटिव मास निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? रिलेटिव मास। अब कार्बन को किसके साथ रिलेट किया जाए, या किसी भी एटम को कैसे रिलेट किया जाए? हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम कार्बन के एटम को एज रेफरेंस मानते हैं। किसको मानते हैं? कार्बन के एटम। और कार्बन के एटम का मास हम कितना लेते हैं? शाबाश, 12। कितने लेते हैं? तो किसी भी एटम के मास को जब हम निकालेंगे, कोई भी एटम होगा x, उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? कार्बन के एटम के मास के साथ, जिसका मास कितना होता है? 12। अगर उसका मास कार्बन से कितना हुआ? डबल हुआ कार्बन के मास से डबल, तो उसका मास कितना होगा? 20। अगर उसका हाफ हुआ तो कितना होगा? 6 होगा। अगर उसका 3 टाइम 1/4 जिसको हम कहते हैं, 4 है ना, तो वो क्या होगा? शाबाश, 3 होगा। समझ आएगा? तो इसी तरह किसी भी एटम का जो मास है ना, वो हम किसके साथ कंपेयर करके निकालते हैं? कार्बन के मास के साथ। किसके साथ? कार्बन के मास। तो अब कार्बन के मास के अगर हम कितने हिस्से करें? कार्बन के मास के हम कितने हिस्से करें? 12। 1 से लेकर कितने? 12 हिस्से करें। कितने हिस्से करें? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए 12 हिस्से। अब कार्बन के अगर हम 12 हिस्से करें तो जो एक हिस्सा होगा, कार्बन के मास के कितने हिस्से करें? जो एक हिस्सा होगा उसको हम कहते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास, जिसको यू से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? और पहले इसको क्या कहा जाता था? एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम डिनोट करते थे AMU से। क्या करते हैं? AMU। अब AMU जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, वो क्या होता है? कार्बन का मास कितना? 12।
और 12 मास के कितने हिस्से करें? 12 के कितने हिस्से करें? 12 हिस्से। तो हम कहते हैं 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। ये कार्बन के हिस्से के, कार्बन के मास के कितने हिस्से करो? 12। जो एक हिस्सा बनेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। तो अब इस तरह कंपेयर करके हमारे पास एटॉमिक मास निकले हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम क्या लेते हैं? 1। इसका मतलब हाइड्रोजन का मास कितना है? कार्बन के कितने हिस्से हैं? 1/12 है। क्या है? 1/12। हीलियम का मास हमारे पास कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। इसका मतलब कार्बन का मास कितना होगा? 4 का उसका थर्ड। कितने हिस्से हैं उसके? कार्बन के जो मास है उसके कितने हिस्से करने हैं? 3 हिस्से। मतलब कार्बन के मास का थर्ड गुना, मतलब ट्रिपल टाइम नहीं है, बल्कि क्या है उसका, उसको डिवाइड 3 हिस्से है उसके, ठीक है। जिसको हम कहते हैं 1/, या इसको ऐसे कहें 1/4। ठीक। तो इस तरह हमारे पास जो भी एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट का हमने मास निकाला, लेकिन वो किस तरह निकाला? रिलेट करके। किसके साथ रिलेट किया? कार्बन के एटम के साथ। कार्बन के एटम के साथ रिलेट करके जो मास निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? रिलेटिव मास। और है वो क्या है? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास की हम डेफिनेशन क्या देंगे एटॉमिक मास की? हम एटॉमिक मास को बोलेंगे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो उसको होता है एटॉमिक मास को हम बोलेंगे किसी भी एटम का एटॉमिक मास इज द relative mass of an atom of an element as compared to atom of carbon 12। कार्बन 12 एटम के साथ कंपेयर करके रिलेट करके जो मास निकलेगा उस मास को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। तो इसका मतलब एटॉमिक मास एग्जैक्ट मास नहीं होता, ये कौन सा मास होता है? अब इस डेफिनेशन में एक चीज़ अभी भी कमी है, उसमें यह है कि जैसे क्लोरीन का मास जब निकालना है, किसका? क्लोरीन। तो नेचर के अंदर देखा गया कि क्लोरीन के अंदर जो है क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं। कितने हैं? 2। एक का मास कितना है? 35। दूसरे का मास कितना है? 37। कितना है? 35 और 37। अब 35 और 37 आ रहा है मास इसका, ये मास ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे इसको जो फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। अब 35 और 37 है, तो नेचर के अंदर ये किस रेशियो में पाए जाते हैं? 3:1। अगर टोटल 4 है तो 3 ये होंगे और 1 ये होगा। तो उस वक्त हम इनको मास कैसे निकालें? हम इनकी एवरेज करते हैं। क्या करते हैं? उनकी कैसे निकालते हैं? 35 × 3 + 37 × 1, और टोटल कितने हो गए? 4। और ये हमारे पास कितना आता है? 35.5। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने मास निकाला वो कौन सा मास निकला? एवरेज निकला। है तो रिलेटिव है, लेकिन मास कौन सा होगा? तो इसका मतलब एटॉमिक मास के साथ हमें कौन सी टर्म जोड़नी पड़ेगी? एवरेज। तो अब फाइनल इसकी डेफिनेशन आप क्या देंगे? एटॉमिक मास इज़ द, ये टर्म हम यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू एटम ऑफ कार्बन 12, या एज कम्पेयर टू कार्बन 12 एटम हुज मास इज टेकन एज 12।